और इस बीच जब एनआईए के अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर लाठी डंडे से इस टीम पर हमला कर दिया। एनआईए की टीम पर गाड़ी पर पथराव किया गया। This is over. The NIA team that was attacked in East Medinipur district, to which TMC had said NIA officials attacked the women first in the village. देश की एक बड़ी संस्था है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका काम है आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना, आतंकियों को पकड़ना। अब पिछले दिनों हुआ यूं कि NIA की टीम गई पश्चिम बंगाल 2 आरोपियों को अरेस्ट करने, लेकिन जैसे ही NIA की टीम पहुंची उनका स्वागत पत्थरों से हुआ, ऐसा NIA की टीम का दावा है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है NIA के अफसर ने एक महिला के साथ गलत बर्ताव किया। इसी चक्कर में NIA के खिलाफ अब FIR हो गई है। मामले में गहमा-गहमी की बड़ी वजह यह थी कि NIA जिन्हें अरेस्ट करने गई थी वो TMC के कार्यकर्ता थे। बंगाल की TMC सरकार और केंद्र की BJP सरकार, दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं, लिहाजा मामला हो गया पॉलिटिकल। और अब लोग पूछ रहे हैं, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जांच वाली संस्था पर जब खुद ही आरोप लगे तो उसकी जांच कौन करेगा। बहरहाल इस सवाल का जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल इस खबर के बहाने आज आपको बताते हैं NIA के बारे में, कैसे काम करती है NIA, क्या कहते हैं नियम कानून, सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। शुरुआत एक तारीख से 26 नवंबर 2008। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के सहारे साउथ मुंबई में एंटर हुए। ताज होटल, CST स्टेशन, कामा हॉस्पिटल जैसी जगहों को टारगेट किया गया। भारत में इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन ये हमला अलग था। कैसे? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में 3 दिनों तक आतंकवादी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। पुलिस, ATS जैसी एजेंसियों के पास ऐसे हमलों से डील करने का कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए 2009 में संसद में एक नया कानून पारित हुआ, जिसके तहत NIA नाम की एक संस्था बनी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसे बनाने के पीछे मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ बातें संसद के सामने रखी। सरकार का कहना था कि पिछले कई सालों से भारत आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवादी घटनाएं सिर्फ कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में ही नहीं बल्कि कई मुख्य शहरों में भी हो रही हैं। ये घटनाएं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इन मामलों में कई बार 2-3 राज्यों में जांच करनी होती है, जो किसी एक राज्य की पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है। इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय तत्वों से भी होता है। इसके साथ ही आतंकवादी घटनाओं का लिंक स्मगलिंग और नकली नोटों के नेक्सस से भी होता है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक अलग केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है, जिसके पास पर्याप्त शक्तियां हों। इस बहस के नतीजे में बनी NIA। 2009 में पास हुए कानून में 2019 में संशोधन हुआ, जिससे NIA को कुछ और शक्तियां मिली। इस संस्था का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, जिन्हें सरकार ने उक्त कर दी है। NIA के पास शक्तियां कौन सी हैं? ये किसी भी केस पर सो मोटो एक्शन ले सकती है। सो मोटो क्या है, इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी शहर में कोई चोरी या मर्डर जैसा क्राइम होता है। जब तक कोई व्यक्ति जिसके साथ ये क्राइम हुआ वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट ना लिखवाए, FIR ना करे, तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि रूल्स के हिसाब से पुलिस खुद से एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन NIA के पास एक अलग ताकत है। अगर देश के किसी कोने में कोई आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई ऐसा क्राइम होता है जिसकी जांच करने की ताकत इस एजेंसी को दी गई है, ऐसी सिचुएशन में किसी भी कंप्लेंट या आदेश का इंतजार किए बिना खुद एक्शन और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। अमूमन जब किसी केंद्रीय एजेंसी को किसी राज्य में जाकर जांच करनी होती है, तब उस राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर CBI। अगर CBI को किसी राज्य में किसी पर्टिकुलर केस की जांच करनी है तो CBI को उस राज्य की सरकार से अनुमति लेना कंपलसरी है। लेकिन NIA को ऐसी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। NIA एक्ट में क्राइम की लिस्ट है जिसकी जांच करने का पूरा हक NIA को दिया गया है। इन्हें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कहते हैं। इसमें कौन कौन से क्राइम शामिल हैं? UAPA, हाईजैकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, गैर कानूनी ढंग से हथियार बनाना, साइबर टेररिज्म, गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का इस्तेमाल। इसका जुरिस्डिक्शन माने इसके काम करने का दायरा आमतौर पर किसी भी जांच एजेंसी की सीमा देश या राज्य के अंदर तक सीमित होती है। जैसे यूपी पुलिस का दायरा या जुरिस्डिक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा तक सीमित है। इसके बाहर किसी और राज्य में अगर कुछ करना है तो वहाँ पूरा अधिकार उस राज्य की पुलिस का होता है। अगर आप CBI या ED की बात करें तो उनका अधिकार क्षेत्र भारत की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। लेकिन NIA को देश के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन करने की शक्तियां दी गई हैं। कैसे? यहाँ 2 बातें हैं। सबसे पहले, अगर कोई भारत का नागरिक देश के बाहर रहता है और अगर वो किसी ऐसे अपराध में लिप्त है
है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है NIA। दूसरा, अगर कोई आरोपी किसी ऐसे देश में रह रहा है जिस देश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, ऐसे मामलों में NIA क्रिमिनल या आरोपी को प्रत्यर्पण कर भारत ला सकती है। आपको हाल के ही 2 मामले बताते हैं। जनवरी 2024 में NIA की टीम अमेरिका गई थी। वजह थी 2 अपराधियों का प्रत्यर्पण, एक मुंबई टेरर अटैक में लिप्त एक पाकिस्तानी ओरिजिन का कैनेडियन बिजनेसमैन तहव्वुर राना और दूसरा था खालिस्तानी समर्थक दरमनजोत सिंह कहलोन, जिसका इन्वॉल्वमेंट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी था। NIA ने पिछले 15 सालों में कई ऐसे बड़े मामलों की जांच की है। इनमें सबसे चर्चित केस है पुलवामा आतंकी हमला, जिसमें NIA की सूझबूझ वाली इन्वेस्टिगेशन से पाकिस्तान की पोल खुल गई। इस कहानी को हमने तारीख के एपिसोड में विस्तार से कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि NIA देश की बहुत विश्वसनीय एजेंसी है, जिसका कॉन्विक्शन रेट है 94%। बाकी बंगाल मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना भी, ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lalontop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। बहरहाल आज के आसान भाषा के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।